अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे आज जो है वो हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट एक मॉडल पेपर करने जा रहे हैं 20-25 प्रश्नों का। तो आप सभी लोग पहले पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों के जितने भी दोस्त वगैरह जो हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कल आप लोगों को पता है कि 5:15 पर शाम को आपकी पॉलिटी की एक मैराथन क्लास होगी। तो अभी तक जिसने भी पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो वो इस एक क्लास से अपने पूरे के पूरे 5 से 7 नंबर जो है वो पूरा कर सकता है, क्योंकि 5 नंबर का जीएस में पूछा जाना है और 2 नंबर का लगभग आपको स्टैटिक जीके में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1-2 घंटे की लगभग क्लास होगी। तो इसी एक क्लास में आप लोगों के लगभग 7 नंबर के करीब तैयार हो जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे भाई निवेदन है कि चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अध खिला फूल किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइएगा जो खिला फूल है वो किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की है, मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि अधखिला फूल जो है वो किसकी कृति है। पहले प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा अधखिला फूल जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो रचना है वो कौन सी है? अधखिला फूल है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संबर किसका पर्यायवाची है? जल का है, गणेश का है, आकाश का है या समुद्र का है? तो बताइएगा जो संबर है वो किसका पर्यायवाची है? जल, गणेश, आकाश या समुद्र? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा कि संबर जो है वो किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आपका जल। क्या हो जाएगा? जल। जल का मतलब पानी, बारी, तोय। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? जल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद क्या कहलाती है? नेपथ्य, याचक, रिक्त या प्रहसन? तो बताइएगा जो उत्तराधिकार में मिली जायदाद होती है उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। तो तीसरे प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नया अगला प्रश्न है कि कल्पांत में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यण है या व्यंजन है? तो बताइएगा कि जो कल्पांत शब्द लिखा है इसमें कौन सी संधि है? तो देखिएगा क्या हो जाएगा? कल्प, धन, अंत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो चौथे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपकार का विलोम होगा प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार? तो बताइएगा 5वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? उपकार का विलोम जो है वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा अपकार। क्या होता है? अपकार होता है। उपकार का जो विलोम होता है वो अपकार होता है। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में बताइएगा 5 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके? हिंदी में बताइएगा 5 में से कितने प्रश्न जो है वो आप लोगों के सही हुए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या रोम? तो बताइएगा खाद्य एवं कृषि संगठन
का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, जिनेवा में है या रोम में है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो रोम के अंदर स्थित है। कहाँ पर? रोम के अंदर स्थित है। तो छठे प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है 3 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर या 14 वर्षों पर? तो साक्षरता दर के लिए जो गणना की जाती है वो किस आयु सीमा के लिए की जाती है? संभवतः शायद आप लोगों को नया प्रश्न देखने को मिला हो। ये अभी तक आपने जनगणना कई बार पढ़ी होगी, लेकिन शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद हो सकता हो कि आप लोगों के लिए नया प्रश्न हो। तो साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो 7 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होता है उसके लिए साक्षरता दर की गणना की जाती है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा या वित्त आयोग के द्वारा? तो बताइएगा 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि मुद्रा आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग या वित्त आयोग? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकार? तो बताइएगा कि नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने नहीं दिया जाता तो वहाँ पर कैसा व्यापार होता है? पूर्ण प्रतियोगिता वाला होता है, अल्पाधिकार होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता होती है या एकाधिकार होता है? तो बताइएगा 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर नई फर्मों में बाजार को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? अब आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं इस प्रश्न को तो कह सकता हूँ कि ये आप लोगों के लिए नया प्रश्न होगा बिल्कुल। अभी तक शायद आपने कितनी बार भी अनुच्छेद पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ाए हैं, लेकिन आपने कभी इस टाइप का प्रश्न नहीं देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कैसे मेहनत करके कहाँ कहाँ से प्रश्न ढूंढ के ला रहा हूँ। तो सभी से भाई निवेदन है कि जो टारगेट दे रखा है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा। मैं तो समझ रहा था कि पहले ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मेरी मेहनत होने के बावजूद भी हम लोग जो एक टारगेट लेके बैठे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 15 जो है वो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1831, 1856, 1873 या 1905? तो बताइएगा कि सेना भर्ती अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 11वें प्रश्न का? तो सेना भर्ती अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था, जल्दी से बताइएगा। अठारह सौ छप्पन में। कब? सेना भर्ती अधिनियम जो था वो 1856 में लागू हुआ। ठीक है, 11वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान के द्वारा, महायान के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा या शैव के द्वारा? तो बताइएगा जो चित्रकला की गांधार शैली थी इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान, महायान, वैष्णव या शैव? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है वो किसके द्वारा हुआ था? महायान शाखा जो थी इसके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हवा की क्रियाएं मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं। ठीक है, किसको? मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं जो आमतौर पर पाई जाती हैं उष्ण कटिबंधीय तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो बताइएगा, हवा की क्रियाएं जो होती हैं वो मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं जो आमतौर पर पाई जाती हैं। बढ़िया और नया, संभवतः नया ही प्रश्न है आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा कि जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो मशरूम टाइप की है रेत जम जाती है, मतलब ऊपर से बड़ी, मतलब गोल गोल, और नीचे से अपना वो पतला करके हो जाती है मशरूम की तरह। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में। ठीक है, मशरूम चट्टानें कहाँ मिलती हैं? तो रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, माउंट केटू, डोडा बेटा या अनाईमुड़ी। तो बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, माउंट केटू है, डोडा बेटा है या अनाईमुड़ी है। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। बाकी अगर भाई वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई आप सभी लोग, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइबर हैं ये 1000 पे पहुंचा दीजिएगा आप लोग। अब तो बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी चोटी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को या विटामिन को। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसको कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देह निर्माता किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। किसको? प्रोटीन को कहा जाता है देह निर्माता। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाइए। अब बताइएगा कि ये टोटल 15 प्रश्न थे आप लोगों के अभी तक। इन 15 प्रश्नों में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न जो थे वो आप लोगों को नए देखने को मिले हैं? तो बताइएगा, 15 प्रश्नों में से, देखिए ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा कि कितने लोगों को 15 क्वेश्चन में से 10, 12, 13, 5, 7 जो भी आ रहे हो तो सही सही बताइएगा आप लोगों के कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न है रीजनिंग का कि निम्नलिखित क्रम स्थापन्न को एक तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम में चिन्हित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। लखनऊ, भारत, उत्तर प्रदेश, विश्व या एशिया। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? समय है, जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर, ये 16वां प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है ये? तो ये 16वां हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर है ये, तो ये 16 नंबर के आप आंसर दीजिएगा। सोलहवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अब तक तो आंसर आ गया होगा सभी लोगों का। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अर्थपूर्ण क्रम में क्या आ जाएगा? सबसे पहले लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या आ जाएगा? 3। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो भारत में। भारत कहाँ पर है? तो एशिया में। ठीक है, और एशिया कहाँ पर है? तो विश्व में। तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 1, 3, 2, 4, 5, बी ऑप्शन सही है। जिन जिन लोगों का बी ऑप्शन सही है वो लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है,
तो 16वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, कि जेन्नी का भाई कैथ बनीशा का पिता है, बिल सैली का बेटा है, जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है। कैथ ने सैली से ठीक 30 साल पहले विवाह किया था। बिल का जेन्नी से क्या संबंध है? मामा, भतीजा, ममेरा भाई, जीजा या साला? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये कौन से नंबर का प्रश्न है? तो ये 17वां प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न है। बताइएगा 17वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो जेन्नी का भाई कौन है? कैथ है, जो बनीशा का पिता है। ठीक है, बिल सैली का बेटा है, जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ जाएगा अब तक। चलिए कराएं, 5 सेकंड का समय और है, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा कि जेन्नी का भाई कैथ, तो ये कौन हो गई आपकी? जेन्नी हो गई। चलिए ऐसे लिखे देना, ठीक है। जेन्नी का भाई कौन है? तो जेन्नी का भाई है कैथ। तो कैथ क्या हो गया? भाई हो गया, तो ये प्लस का निशान लगा दीजिएगा। फिर जेन्नी का भाई कैथ बनीशा का पिता है, तो ये कैथ जो है वो किसका पिता है? बनीशा का। तो भाई बनीशा नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब बिल सैली का बेटा है, बिल जो है वो सैली का बेटा है। यहाँ पर एक लाइन पढ़िएगा, कैथ ने सैली से ठीक 30 साल पहले विवाह किया था। तो कैथ की बीवी कौन हो गई भाई? सैली हो गई। कौन हो गई? कैथ की बीवी का क्या नाम हो गया? यहाँ पे कराए दे रहे हैं, देखिएगा। कैथ की बीवी का नाम सैली, ठीक है। तो ये भाई महिला हो गई। और बिल जो है वो सैली का बेटा है। कौन? बिल जो है वो सैली का बेटा है। तो मतलब ये लड़का हो गया, ये लड़की है, क्योंकि बनीशा नाम लड़की का ही होगा। तो इन दोनों के बच्चे कौन हो गए? बनीशा और बिल, ठीक है। बिल सैली का बेटा है, जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है। तो भाई बनीशा कौन है? इसकी इकलौती बहन है, और ये किससे विवाहित है? पॉल से। किससे विवाहित है? पॉल से विवाहित है। तो इसका मतलब ये पुरुष हो गया भाई, ये पुरुष हो गया ना। अब उसने क्या लिखा है कि बिल का जेन्नी से क्या संबंध है? इसका इससे संबंध बताइएगा, इसका और इससे। तो भाई देखो, कैथ जो है वो बिल का पिता हो गया, और जेन्नी ये इसकी कौन हो गई? बुआ हो गई। तो ये कौन हो गया? इसका भतीजा हो गया। कौन हो गया? भतीजा हो जाएगा आंसर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको पूरा एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। आप लोग ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को आप लोग दोबारा से देखिएगा, और आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भतीजा लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई जेन्नी बुआ है, तो बुआ का रिश्ता क्या हो जाएगा? भतीजे का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। बताइएगा इनमें से कौन सा भिन्न है एक दूसरे से। मतलब चार मतलब 3 जो है उनका एक रिलेशन है, और एक कोई ऐसा है जिसका रिलेशन नहीं है। और ये भी बताना कि रिलेशन नहीं है तो वो कारण क्या है, विद कारण बताना आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि खाली फर्जी में बता के चले आओ।
उम्मीद कर रहे हैं कि आपका यह आंसर भी आ गया होगा। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर 4, देखिएगा अंदर जितनी लाइनें हैं उतनी बाहर लाइनें हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें जितनी बाहर लाइन है इतनी अंदर नहीं है। देखिएगा अंदर ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 लाइन है अंदर, और बाहर कितनी लाइन है? मात्र 5 लाइन है। बाकी हर जगह जितनी अंदर लाइनें हैं उतनी ही बाहर लाइन है। ठीक है, तो बाकी तो 3 समान है, लेकिन ये डी ऑप्शन जो है वो समान नहीं है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका डी ऑप्शन है उन लोगों की तैयारी अच्छी है, मेहनत करते रहिएगा। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए कोई नया प्रश्न भी लेकर आया हूँ, जैसे कि ये रहा। कथन और निष्कर्ष वाले भी प्रश्न आप लोगों से एक पूछ सकता है कि कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न मतलब विकल्प नहीं है। ठीक है, मतलब ये कोई कथन है कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। फिर देखिएगा इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, या दूसरा कथन क्या है निष्कर्ष, कि लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं हैं। अब ये इनके आंसर हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मतलब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका आप लोगों को आंसर देना है कि एक वाला सही है, दोनों सही हैं, या दूसरा वाला सही है, या कोई भी नहीं सही है। तो अब आप लोग अपने विवेक से बताइएगा कि कौन से निष्कर्ष, इस कथन से कौन से दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। दोनों निकल सकते हैं, एक निकल सकता है, या एक भी नहीं निकल सकते हैं। तो आप बताइएगा तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा कि कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न विकल्प नहीं है। सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, गलत मत करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये 2018 का व्यायाम प्रशिक्षक का पेपर हुआ था, उसका प्रश्न है। तो आप लोगों को देखने को इसी तरीके का भी एक प्रश्न मिल सकता है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद लग रही है कि आप लोगों को सारा प्रश्न जो है वो दिख रहा होगा। आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोगों को कुछ नए प्रश्न देखने को मिले, किस तरीके की क्लास आप लोगों को आज लग रही है। बाकी मैंने सोचा था थोड़ा और मेहनत करके आज क्लास बनानी थी, लेकिन कुछ समस्याएं थी, तो जिस वजह से थोड़े से प्रश्न आप लोगों के लिए कम रह गए हैं, और क्लास की ड्यूरेशन भी थोड़ी कम रह जाएगी आज की। वरना कुछ चीज़ें मैं आज सोची थी, लेकिन कुछ समस्या थी, तो इस वजह से क्षमा चाहते हैं। बाकी कल जो है आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी की क्लास है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस लक्ष्य को पूरा कर लीजिएगा। बहुत आप लोगों से कह चुके हैं, तो अब बार बार कहते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा है, और नहीं किया तो फिर वो पुरानी हवेली वाला भूत भी भेजने के लिए हम तैयार हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिएगा इसका कहने का अर्थ क्या है कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये बात सही है, ये इसका कथन है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। भाई, जब कठिन परिश्रम का कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सही बात है भाई, आप कठिन परिश्रम करेंगे भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि शॉर्टकट हो आपके पास में और आप सब सफल हो जाएं, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर पेट में 80+ लाने हैं तो आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत कर लेंगे, कठिन परिश्रम कर लेंगे, तो 80+ आएंगे। दूसरा है कि लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं हैं। अब आप बताइएगा, क्या लक्ष्य जो है वो आप छोटे रास्तों से प्राप्त कर सकते हैं? इस कथन को अर्थ समझिएगा कि मेन इसका कहने का मतलब है कठिन परिश्रम करना है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, क्योंकि कठिन परिश्रम भी सफलता की कुंजी है,
और लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं हैं। बिल्कुल सत्य बात है, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, ये कथन है। ठीक है, कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, तो निष्कर्ष क्या हैं? ये दो निष्कर्ष हैं। ठीक है, नहीं ये चार निष्कर्ष हैं इसमें। ठीक है, इसमें चार निष्कर्ष दे रखे हैं। तो देखिएगा कि यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। फिर ये है कि यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए, या अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं। तो बताइएगा कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं। यह तो बात ठीक है भाई। ऐश्वर्या राय सुंदर है, दिशा पटानी सुंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है अकेले वही सुंदर है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं। तो यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए। ए भद्दी है, अगर तुमको ना अच्छा लग रहा हो तो एक की जगह किसी का नाम रख लो, कि एक ही जगह नाम रख सकते हो। मान लिया तुमने रख लिया कि आलिया भट्ट। अरे ये क्या हो गया भाई, आलिया भट्ट के नाम से इतना काहे परेशान हो गए गुरु? इतने भावनाओं में बह गए क्या? देखिएगा एक ही जगह आप लिख लो आलिया भट्ट। नहीं आलिया भट्ट नहीं, साउथ वाली हीरोइन ज़्यादा अच्छी लग रही है आजकल। ठीक है, लिख लो नित्या मेनन। ठीक है, कौन? नित्या मेनन लिख लो कि नित्या मेनन सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। यदि नित्या मेनन अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए। यदि नित्या मेनन भद्दी है, नहीं ये बात गलत है भाई, तो नित्या मेनन अभिनेत्री होनी चाहिए, या अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आप लोगों का आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते हैं, यह आप लोगों के विवेक के ऊपर प्रश्न है। देखिएगा कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, भाई बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। भाई ये बात जरूरी कोई थोड़ी है, अगर कोई सुंदर व्यक्ति है तो जरूरी है कि वो अभिनेत्री ही हो। मेरी बात समझिएगा, अगर कोई सुंदर है तो जरूरी है कि वो अभिनेत्री हो। डॉक्टर हो सकती है भाई, इंजीनियर हो सकती है, महिला पायलट हो सकती है, सेना में जा सकती है। ठीक है, कोई टीचर हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल भाई गलत बात है कि अगर ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। नहीं भाई, हाँ यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि भाई सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं। तो अगर भाई ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए, तो ये वाला तो सही हो गया। फिर है कि ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए। भाई उसने पहले ही कह दिया कि अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, तो भद्दी का तो काम ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसने कहा है कि अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। उसने कह दिया कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, तो अभिनय करने वाले तो भद्दे होंगे ही नहीं। ठीक है, इससे तो लेना देना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुसरण कौन सा करता है? तो सेकंड वाला अनुसरण करता है। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सेकंड वाला अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अब जिनके नाम से नित्या मेनन और आलिया भट्ट के चक्कर में ना जो भावनाओं में बह गए हों वो नीचे आ जाओ, बहुत देर हो गई आप लोगों को भावनाओं में बहते हुए। लौट आओ भाई, हो गया आप लोगों का, भावनाओं में इतना मत बहो, आ जाइए। चलिए, अगला प्रश्न है कि √48, √52, अंडर मतलब प्लस में है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? √248, √52, √144। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? और देखिएगा, आप लोग शायद पता हो आप लोगों को, एक मोहाली में एक केस हो गया है, सुने होंगे, 3-4-5 दिन पुराना है। उसमें महिलाओं
लड़कियों की जो कुछ छात्राएं थी, एक लड़की ने उनकी वीडियो वगैरह बना ली थी। तो अगर वो लोग वीडियो किसी के पास आ रही हो तो भाई सभी से अगर निवेदन है कि वो वीडियो आप लोग फॉरवर्ड मत करें, उस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और वही नहीं, आप लोगों के पास में जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी लड़की या लड़कों से संबंधित कोई भी अगर आप लोगों के पास वीडियो आया करे तो उस वीडियो को फॉरवर्ड करने की जगह उसको डिलीट कर दिया करें। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो ये हमारा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा जल्दी से? चलिए समझते हैं। क्या लिखा है कि अंडर रूट 144। तो भाई अंडर रूट 144 किसका मान होता है? जब इसको आप अंडर रूट हटाओगे तो ये 12 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 12। और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 52 प्लस ये इस तरीके से अंडर रूट 248 प्लस ये लो। अब अंडर रूट 52 और अंडर रूट 12 को जोड़ोगे तो अंदर क्या रह जाएगा? अंडर रूट 64 हो जाएगा। और 64 को जब आप खोलोगे तो ये किसका हो जाएगा? 8 का। ठीक है, अब 8 प्लस 248, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 248 तो अंडर रूट 256 हो जाएगा। और अंडर रूट 256 किसका वर्गमूल होता है? तो 16 का। किसका हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर समझा दे रहे हैं। सवाल था कि अंडर रूट 248 फिर है प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, यही तो था। सबके ऊपर अंडर रूट है ऐसे करके। तो देखिएगा अंडर रूट जो 144 होता है इसका मान क्या होता है? तो भाई ये 12 का होता है। तो 12 प्लस अंडर रूट 52 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 248 प्लस ये अंडर रूट हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो अंदर आ जाएगा अंडर रूट 64। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 64। और इसको जोड़ दोगे तो अंडर रूट 248 ये आपका ब्रैकेट में। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 8 का होता है। किसका होता है? 8 का। तो 248 प्लस में 8 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा? अंडर रूट 256 हो जाएगा। और अंडर रूट 256 किसका होता है? अगर इसका वर्गमूल आप खोलोगे तो किसका हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। किसका? 16 का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 16 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा कितना है? 16 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, लगातार 3 संख्याओं का योग जो है वो 96 है। तो इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए? कि लगातार 3 संख्याओं का योग जो है वो 96 है। तो इन 3 संख्याओं का योग मतलब 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी से आंसर निकालिएगा। पेन पेपर लेकर इसीलिए बैठे। और दूसरे का जैसे ये मत करना कि मान लिया अखिलेश ने आंसर दे दिया या आदित्य ने दे दिया, ठीक है, तो किसी का देखकर कॉपी मत करना। अपना आंसर करिएगा। गलत होंगे सही होंगे, गलत होंगे तो मैं सही कराऊंगा और सही होंगे तो अच्छी बात है, आप कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आ गया होगा इसका आंसर अब तक तो। चलिए 5-7 सेकंड का समय और है, जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए करते हैं हम। तो उसने क्या कहा है यहाँ पर बताए दे रहे हैं कि लगातार 3 संख्याओं का। तो एक संख्या x हमने मान ली, फिर x प्लस 1 मान ली, फिर हमने x प्लस 2 मान ली। ठीक है, ये 3 संख्याएं हो गई, 1 2 और 3। इनका योग कितना है? 96 है।
यही तो उसका कहने का अर्थ है। तो इन तीनों को जोड़ो तो 3x प्लस 3 बराबर 96। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 96 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3x बराबर 93। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, 93 को जब 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 तो 31 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2। तो देखिएगा x की वैल्यू 31 है, 2 की वैल्यू 2 है, तो 31 और 2 33 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक संख्या हमने x मानी थी, एक संख्या हमने x प्लस 1 मानी है, एक संख्या हमने x प्लस 2 मानी है। अब चाहें तो आप इसको जो है वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, संख्याएं रख के आप आंसर मार देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो गया, 33 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है आप लोगों के कि 50 का 860% और 860 का 50% किसके बराबर है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा कि 50 का 860% और 860 का 50% किसके बराबर है। सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, समझिएगा इस सवाल को कि 50 का 860%, यही तो था, प्लस 860 का 50%। अरे आप इसका निकाल दीजिएगा, 860 का दोनों में ही अगर तुम 860 का 50% निकाल दो तो कोई समस्या है क्या, बताइएगा। प्लस एक ही आंसर आएगा, बस आप लोगों की थोड़ी इजी हो जाएगा। तो देखिएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 43 दूनी 86 होता है, वही आपका यहाँ भी आ जाएगा। तो 430 प्लस 430 करोगे तो कितना आ जाएगा, 860 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 860। वरना जिसको करना है तो आप इस तरीके से भी कर देना, 50 का 860 बटा 100 करना। ठीक है, फिर क्या करना, आप 860 का 50% करना, फिर बटे में करना, तब भी 430 करके 860 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिएगा कल आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लास है शाम को 5:15 पर। तो सभी लोग पॉलिटी की क्लास में 5:15 पर जुड़ना ना भूलिएगा। ये टारगेट है आप लोगों का 1000 सब्सक्राइबर का, तो भाई हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको पूरा करिएगा। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से 5:15 वाली क्लास में। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।